गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो चैप्टर 6 है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट यानी कि रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि जब भी किन्हीं दो चीज़ों को आपस में मिलाएंगे तो तीसरी चीज़ का जब फॉर्मेशन होगा, जब भी किन्हीं दो चीज़ों को आपस में मिलाएंगे और तीसरी चीज़ का जब फॉर्मेशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया से जो हमारे पास तीसरा जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे मान लो कि एक बीकर के अंदर हमने कोई सा सॉल्यूशन ले लिया, फिर दूसरे बीकर के अंदर हमने कोई सा सॉल्यूशन ले लिया और सॉल्यूशन लेने के बाद ये हमारे पास बन करके मान लो कि ये ए बीकर मैंने मान लिया, इसको मैंने बी बीकर मान लिया, बी फ्लास्क। इस बी फ्लास्क वाले को मैंने ए फ्लास्क के अंदर डाला तो हमारे पास जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा उसके रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुणधर्म दोनों ही क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। वहाँ पे चेंज हो जाएंगे। क्लियर? यानी कि इसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म दोनों ही चेंज हो जाएंगे और इसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उसके रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिवर्तन। यहाँ पे जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे परिवर्तन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चेंजेस। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? चेंजेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो टाइप से इसके चेंजेस होते हैं। पहला इसका होता है फिजिकल चेंजेस। कौन सा होगा? फिजिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा जो चेंजेस होगा स्टूडेंट्स वो होगा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंजेस। क्या मैंने बताया? केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन। क्लियर? यानी कि मैंने बताया आपको कि परिवर्तन जो होगा स्टूडेंट दो टाइप से होगा। एक तो होगा भौतिक परिवर्तन और दूसरा कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जो भी आपके पास में एलिमेंट्स है या जो भी आपके पास में पदार्थ है उसके भौतिक गुणों के अंदर यदि परिवर्तन आए। भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? रंग मान लो उसका कलर चेंज हो गया, गंध उसकी चेंज हो गई, इसके बाद उसका केमिकल फॉर्मूला वही है, ठीक है, उसकी प्रकृति चेंज हो गई। और केमिकल चेंजेस का मतलब होता है, रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि उसका रासायनिक सूत्र ही बदल जाता है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओगे आप तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्या बनेगी? यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन एक हम धातु बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं, ऑक्सीजन गैस है और इससे मिलकर के हमारे पास क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। क्लियर? तो भौतिक परिवर्तन मैंने बताया, सिंपल सी डेफिनेशन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि भौतिक परिवर्तन हम उसे कहेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। और रासायनिक परिवर्तन हम उसे कहेंगे जिसमें पदार्थ के रासायनिक सूत्रों में परिवर्तन आ जाता है। रासायनिक सूत्रों में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि उसका अणुसूत्र बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्लियर बात? हमने पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, परिवर्तन पढ़ा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स कि एग्जाम्पल हम किस प्रकार से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, देखिए भौतिक परिवर्तन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आपका बर्फ है, क्या है? बर्फ है, जिसको हम क्या बोलेंगे? आइस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं।
इसको अगर आप हीट करोगे, ये ट्रायंगल का जो साइन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, इसका मतलब इंडिकेट ये करता है कि इसको हमने गर्म किया है, हीट किया है। तो ये स्टूडेंट जो चेंज होगा वो चेंज होगा पानी के अंदर। किसमें चेंज होगा? पानी के अंदर। अगर आप इस पानी को अगर आप चेंज मतलब हीट गर्म करते हो तो ये आपका भाप बन के उड़ जाएगा, यानी कि वाष्प के अंदर ये परिवर्तित हो जाएगा, वेपर। वाष्प को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेपर बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि सिंपल से एग्जांपल बर्फ में लेते हैं, बर्फ को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइस। आइस को अगर हम हीट करेंगे तो ये चेंज होगा स्टूडेंट्स पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर। पानी को अगर हम हीट करेंगे तो ये वाष्प के अंदर, वेपर के अंदर बदलेगा। अब स्टूडेंट्स यदि हम बात करें बर्फ का अणुसूत्र, बर्फ का जो अणुसूत्र होता है स्टूडेंट्स वो होता है H2O। बर्फ का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। इसको हमने हीट किया, पानी के अंदर चेंज हुआ, पानी का भी सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2:1 के अंदर आपका वाटर बनता है। ठीक है, इसको यदि हमने हीट किया तो वाष्प के अंदर चेंज हुआ, यानी कि H2O ये हमारे पास बन गया वेपर। क्लियर है यहाँ तक की बात? लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या हो गए? यहाँ पे बर्फ जो है वो आप जानते हो कि वो ठोस टुकड़ा होता है। कैसा टुकड़ा होता है? ठोस टुकड़ा होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट के अंदर ये पाया जाता है। कौन से स्टेट के अंदर? सॉलिड स्टेट के अंदर। इसको हमने हीट किया, पानी के अंदर चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ। ये कैसा हुआ? लिक्विड। और इसको हमने हीट किया तो ये कैसे चेंज हुआ? गैस। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये समझना है कि बर्फ को हमने हीट किया तो पानी के अंदर कन्वर्ट हुआ, पानी को हमने हीट किया तो वाष्प के अंदर बदला। बर्फ का जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी आपका H2O है, पानी का भी केमिकल फॉर्मूला H2O है, अब वाष्प वेपर का भी केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O है। लेकिन इसकी जो चेंजेस हो रही है स्टूडेंट्स वो होगा यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे गैस। यानी कि इसका जो नेचर है, प्रकृति जो है, अवस्था जो है वो चेंज हो रही है। क्या इसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो रहा है क्या? तो इस टाइप्स के जो एग्जाम्पल हैं, इस टाइप के परिवर्तन जो है उसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तनों की। किसकी बात करते हैं? रासायनिक परिवर्तन की यदि हम बात करें तो देखिए, मैंने बताया था आपको कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जिसके पदार्थ के रासायनिक सूत्रों में परिवर्तन आता है, यानी कि उसका अणुसूत्र ही चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। क्लियर? देखिए, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल जो डेली लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं, लोहा है हमारे पास में, लोहे का जो सूत्र होता है वो होता है स्टूडेंट्स Fe। क्या होता है? Fe। लोहे को अगर आप बाहर रखते हो तो बाहर किसके एटमॉस्फेयर, किसके कांटेक्ट में आता है लोहा? आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। किसके कांटेक्ट में आएगा? ऑक्सीजन के। यानी कि O2 से ये कांटेक्ट किया। अच्छा, जब मान लो कि बरसात आई या बरसात नहीं आई, या फिर हमने उसको ज़्यादा ही, उस लोहे को पानी के संपर्क में यदि हमने ज़्यादा ही रखा तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो आप लोग सभी जानते हो कि लोहे पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। लोहे पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। ठीक है, रस्ट हो जाता है वो लोहा। तो ये आपका जो बनता है, ऐसा क्यों होता है? मेन बात ये, ऐसा क्यों होता है? देखिए, सिंपल सी बात है, क्या लोहे को अगर आप बंद कमरे के अंदर उसको पानी से बचा के रखो, क्या वो लोहा जो है आपका आयरन जो होगा, वो रोड जो होगा, क्या वो रस्ट होगा? क्या नहीं होगा। क्लियर? आपने इसको बाहर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखने के बाद में ये वाटर के कांटेक्ट में आया, जल के संपर्क में आया, तो इस पर क्या होगी? इस पर स्टूडेंट्स लोहे, मतलब लोहे पर जो है ऑक्साइड की परत जम जाएगी। ये जैसे मान लो ये लोहा है तो इस पर ऑक्साइड की क्या हो जाएगी? परत जम जाएगी जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि Fe2O3 डॉट। वाटर भी है तो 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ, यानी कि इसका एक बैलेंस इक्वेशन है। ये रस्ट ऑफ आयरन का रासायनिक समीकरण है, रस्ट ऑफ आयरन, यानी कि, या आप रोड इसके कह सकते हैं, यानी कि हम इसको कहेंगे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। क्लियर बात? मैंने बताया कि लोहा है Fe है, ये वाटर बाहर जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, फिर ये वाटर के कांटेक्ट में आया H2O, ये इस पर लोहे पर क्या हुआ? ऑक्साइड की परत जम गई, और इसे हम क्या बोलेंगे? रस्ट ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना। क्लियर बात? तो बताओ कि पहले तो लोहे का फॉर्मूला क्या था? Fe, बाद में इसका फॉर्मूला क्या हो गया? Fe2O3.6H2O। तो इसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल सही है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का एग्जांपल हो जाएगा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाता है, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो यदि सेम रहती है तो उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत ही एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है।
वो लॉजिकल क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन आपसे ये बनता है स्टूडेंट्स कि जब लोहे पर जंग लग जाती है, जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन आता है, क्या परिवर्तन आता है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन ये है कि जब लोहे पर जंग लग जाती है, आपने भी देखा कि रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल के अंदर लोहे पर जब जंग लग जाएगी, रस्ट ऑफ आयरन हो जाएगा, तो उस स्थिति के अंदर उसके भार में, वेटेज के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंजेस होगा। तो अधिकांश स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब जो देते हैं वो देते हैं सर इसका भार जो है बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत है। क्यों? जब लोहे पर जंग लग जाएगी तो उसके भार में कमी आ जाती है। जब लोहे पर जंग लग जाती है, जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उसके भार में कमी हो जाती है। उसका जो कुछ, उसके जो लोहे के जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो टूट करके बिखर जाते हैं और इस स्थिति के कारण जो है लोहे का जो भाग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया चेंजेस, यानी कि हमने पढ़ा चेंजेस हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने बताया कि ऐसा प्रॉपर्टीज जिसके अंदर किसी के रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूले के अंदर कोई चेंज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, और जिसके अंदर केमिकल सूत्रों के अंदर परिवर्तन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें चेंजेस नहीं होता है वो भौतिक परिवर्तन, और जिसमें चेंज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है स्टूडेंट्स। बात बाकी इसमें केमिकल रिएक्शन में हमें बहुत सारी रिएक्शनें पढ़नी है, वो रिएक्शन को मैं एक साथ ही लिखवाऊंगा, एक साथ ही हम उसके सारे डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप से होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। क्लियर? देखिए एक आपका लॉ आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। देखो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि कोई सा हमने पदार्थ लिया ए, हमने कोई सा पदार्थ लिया ए और एक मैंने पदार्थ लिया बी, ठीक है। ये दोनों ही मिल करके ए बी बनाया, ये दोनों ही मिल करके क्या बनाया, उसने ए बी बनाया। देखें मैंने बोला है कि मैंने कोई सा पदार्थ लिया ए, दूसरा मैंने पदार्थ लिया बी, और दोनों ही मिल करके स्टूडेंट्स क्या बनाया, ए बी बनाया, ठीक है। अब इसमें जो ये कभी भी ध्यान रखना कि रासायनिक समीकरण को जो हम दर्शाते हैं वो कभी भी इक्वल के साइन के द्वारा नहीं दर्शाते, हमेशा तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। हमेशा रासायनिक अभिक्रिया को या समीकरण को हम कह सकते हैं, इसको हम तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं, इक्वल द्वारा नहीं दर्शाते। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? हमें इसको तीर के निशान के द्वारा दर्शाना है। तो ये जो तीर के निशान के जो आपका बाएं तरफ है यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ जो है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्लियर? अब तीर के निशान की जो राइट साइड है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर बात? मैंने बताया कि कोई सा भी आपने एक एलिमेंट्स लिया, एटम लिया ए, दूसरा लिया आपने बी, दोनों ही रिएक्ट करके बन गया ए बी। ये जो है इस तीर के निशान के जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हम बोलेंगे अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, और इसके इस तरफ से जो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। क्लियर? ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम बच्चा क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन यानी कि निश्चित, और द्रव्यमान है यानी कि द्रव्यमान को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसा नियम, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन को हमने जलाया तो ऑक्सीजन, कार्बन को यदि हमने जलाया तो यानी कि ऑक्सीजन गैस दी हमने इसके साथ, तो ये Cu+O2 क्या बन गया स्टूडेंट? CO2 बन गया। क्या बन गया? CO2।
ये चीज़ आपने 9th क्लास के अंदर सीखी होगी, इसका हम कैसे द्रव्यमान निकालते हैं। तो पहले जो है जिसे हम बोलते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे मोलर द्रव्यमान निकालना और इसके बाद एटॉमिक मास निकालना, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे निकालना है। तीर के निशान के इस तरह वाली चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, यानी कि टोटल कितने हो गए 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 8, तो 8 का जस्ट आपको डबल करना है तो 16, तो एक ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, यानी कि 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32। अच्छा, इधर बात करें तो कार्बन का कितना लिखोगे 12 प्लस ऑक्सीजन का वापस 32, इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ गया 44 ग्राम आ गया, यानी कि और इसको आप ऐड करोगे तो 44 ग्राम आ गया। क्लियर? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जो है वो कितने ग्राम का होता है, 44 ग्राम का होता है। इसका एटॉमिक मास जो होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा, 44 ग्राम होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि रिएक्शन करने के पश्चात जो ये CO2 बना है, ये जो CO2 बना है इसका भी कितना है 44 ग्राम है, और इससे पहले जो वो भी कितना है 44। क्या इसमें एटॉमिक मास के अंदर क्या कमी आई क्या, डिक्रीज हुआ क्या, नहीं। क्या ये इंक्रीज हुआ क्या, नहीं हुआ। यानी कि ये जो लॉ है वो लॉ के क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर स्टूडेंट? तो आज के वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि परिवर्तन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, परिवर्तन कितने टाइप्स के होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है, आई बात सुनने। और इसके बाद यदि हम बात करें तो हमने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि किस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें।